कक्षा 12वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। सुप्रभात। मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित परा स्नातक शिक्षक हिंदी, आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल हल्द्वानी लामाचौड़। इससे पूर्व हम हिंदी काव्य पाठ पुस्तक आरोह के कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित प्रथम कविता आत्मपरिचय को वाचन भावार्थ सहित भली भांति समझ चुके हैं। मेरे द्वारा प्रेषित चलित छायाचित्र के माध्यम से विद्यार्थी कविता के वाचन, भावाभिव्यक्ति, भावार्थ, काव्य सौंदर्य आदि शिक्षण आयामों को भली भांति समझ चुके होंगे। मैं पुनः आज कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित द्वितीय पाठ्यपुस्तक कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थी अपनी अपनी पाठ्यपुस्तकों के समक्ष मेरे द्वारा प्रेषित इस चलित छायाचित्र की मदद से कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित यह द्वितीय कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि वाचन, भावार्थ, कविता उद्देश्य को भली भांति सुनकर, देखकर, समझकर इस कविता में निहित काव्य सौंदर्य, निहित उद्देश्य, सीख को भली भांति समझकर अपने लिए उपयोगी तत्वों को ग्रहण करने में समर्थ हो सकेंगे। प्रस्तुत कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने प्रत्येक मनुष्य को समय व जीवन के महत्व को स्पष्ट किया है। कवि ने बताया है कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन में एक नियत समय मिला हुआ है और हमारा यह जीवन किस प्रकार से हमारे इस मिले हुए समय पर केंद्रित है। यह जीवन की सच्चाई है कि समय बीत जाने के बाद अर्थात रात्रि आ जाने पर, कवि ने यहाँ पर रात्रि को मृत्यु का प्रतीक माना है, रात्रि के आ जाने पर हमारे सारे प्रयास निष्फल सिद्ध हो सकते हैं। हम फिर किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं कर सकते। अतः हे मनुष्य, तू समय रहते दिन ही दिन में, दिन यहाँ पर कार्य करने के लिए दिया गया समय के लिए प्रयुक्त किया गया है। दिन ही दिन में अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर ले, नहीं तो मृत्यु के बाद तू अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा। यहाँ कवि ने इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से यह संदेश दिया है कि यदि व्यक्ति को समय की वास्तविकता, जीवन की वास्तविकता का भान हो जाए और जिसे मनुष्य आत्मसात कर ले तो वह अपने लक्ष्य के प्रति
गतिशील हो जाता है। साथ ही यदि व्यक्ति दुख, पीड़ा, अवसाद के साथ चलता है तो उसके जीवन की प्रगति की गतिशीलता मंदिम या पूर्ण गतिशीलता के अभाव में चलनी प्रारंभ हो जाती है। इन्हीं सुंदर भावों के साथ कवि ने यहाँ पर कई अन्य बातों को अपनाने के लिए भी हमें सीख दी है। चलते हैं कविता की वाचन की ओर। कविता वाचन। हो जाए न पथ में रात कहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी, यह सोच थका दिन का पंथी, भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के, यह ध्यान परों में चिड़िया के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, मैं होऊं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो आपने देखा सारे विद्यार्थी एक बार पुनः मेरे साथ इस कविता को दोहराने का प्रयास करेंगे। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी, भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता और में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ पर कवि ने समय और जीवन की वास्तविकता को बतलाया है और यह सीख दी है कि हमें इस रहस्य को जानकर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सजग होकर उसे प्राप्त करने हेतु प्रयासरत रहना चाहिए। चलते हैं कविता के भावार्थ की ओर। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, हो जाए न पथ में रात कहीं। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तू यह जान ले, तेरे पथ में, यानी अपने जीवन के जो लक्ष्य को प्राप्त करने की तूने ठानी है उसको तू प्राप्त कर ले। यह नहीं हो जाए कि तेरे लक्ष्य प्राप्ति से पूर्व रात हो जाए। रात यहाँ मृत्यु का प्रतीक है, जीवन के अंत का प्रतीक है। कवि कहते हैं कि यदि रात हो गई, जीवन का अंत हो गया, तो तेरा लक्ष्य, तू अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता है, तेरा लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। और यह बात सही भी है। हमें मालूम है कि हमारा जीवन अवधि एक निश्चित है और इस जीवन अवधि में भी हमारे जीवन का अंत होना निश्चित है। हमें प्रत्येक समय, हमें प्रत्येक कार्य को सही समय पर करने का ध्यान रखना चाहिए। यदि हमें पता है कि हमारा किस कार्य को करने का कौन सा समय नियत है। यदि हम विद्यार्थी काल में कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि इस 12वीं के कोर्स को हमें कब तक तैयार कर लेना है और कब
एग्ज़ाम होंगे और उस एग्ज़ाम में हम किस प्रकार से अच्छे अंक अर्जित कर पाएंगे, यह हमको निर्णय करना होगा। और यदि हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, कोर्स पूरा कर ही नहीं पाएंगे, तो कहीं ना कहीं क्या है, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे ज्ञान के अभाव में। तो वह इसलिए यहाँ पर कवि ने बतलाया है कि सही समय पर हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। यह नहीं हो कि समय निकल जाए और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर सकें। यहाँ पर समय और जीवन की महत्ता को कवि ने स्पष्ट किया है। मंजिल भी तो है दूर नहीं, वह कि यह भी कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरे लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं। तू यह भली भांति जानता है कि यदि तूने जो लक्ष्य तय किया है वह तूने अपनी क्षमता के अनुरूप ही तय किया है, और उस लक्ष्य को तू प्राप्त कर भी सकता है, क्योंकि वह लक्ष्य तेरे अपने अधिकार में है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। कभी यहाँ कहते हैं कि जिसको यह पता है कि जीवन का अंत होना है और जीवन में जो समय मिला है वह भी नियत है, वह भी समाप्त हो जाना है, यह विचार करते ही अपने जीवन राह का जो पथिक है, जीवन राह का जो राहगीर है, वह जल्दी जल्दी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि पुनः कहते हैं, इसलिए हे मनुष्य, तू अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति प्रयासरत रह, नहीं तो यह दिन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। हमारा यह जीवन समय बढ़ने के साथ साथ ही समाप्त होता जाता है। इसलिए तू समय के अनुरूप अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्ति करने के प्रयास करता चल। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। एक सुंदर उदाहरण हमारे सामने यहाँ कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने प्रस्तुत किया है। उन्होंने यह बतलाया है कि यह समय का भान केवल मानव जाति को ही नहीं अपितु पशु पक्षियों को भी इसका भान रहता है। एक चिड़िया जब अपने घोंसले से बाहर दाना लेने जाती है, उसे जब इस बात का भान होता है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, कि बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे और नीड़ों से झांक रहे होंगे, वे अपने अपने घोंसलों से झांकने लगे होंगे कि मेरी माँ के आने का समय हो गया होगा। ऐसा सोच करके पक्षी भी यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। कवि कहते हैं, यह ध्यान परों में चिड़िया के, ऐसा ध्यान आते ही चिड़िया के पंखों में भी इतनी चंचलता आ जाती है, इतनी तेजी आ जाती है कि वह अपने घोंसले अर्थात अपने घोंसलों में अपने बच्चों के पास पहुंचने के लिए तेजी से उड़ना प्रारंभ कर देते होते हैं कि कहीं रात ना हो जाए, मैं देरी से ना पहुंचूं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कवि कह रहे हैं, इसलिए समय और यह जीवन धीरे धीरे जल्दी जल्दी ढलता जाता है। इसलिए तू सतर्क होकर के अपने जीवन के इस मूल्यवान समय को पकड़कर अपने जीवन लक्ष्य की साधना को एक निश्चित समय, एक मजबूत इरादे के साथ संपन्न करने हेतु प्रयासरत रह, तभी तेरा यह जीवन सफल हो पाएगा। नहीं तो तेरा यह सारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, तू अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल। कवि पुनः कहते हैं, यहाँ पर कवि ने उन लोगों की ओर संकेत किया है जिन लोगों के साथ रहने वाला, साथ चलने वाला, साथ देने वाला कोई नहीं है। जो लोग एकाकी जीवन जीते हैं, अपने आप पर ही निर्भर होते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल,
कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, मुझसे मिलने को कोई व्याकुल है ही नहीं। मैं होऊं किसके हित चंचल, इसलिए मैं किसके हित, किसकी भलाई को जान करके चंचल हूं, यानी कि मुझ में गति आए। आपने प्रायः देखा होगा कि हम सब शिक्षकों को ही ले लीजिए, हम लोग चाहते हैं कि हमारे द्वारा इन ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ आप ले सकें। हम बार बार ये चाहते हैं, इसलिए आपके समक्ष बार बार कुछ ऐसे प्रयास करते हैं जिसमें कि हम अपने आप को अच्छा प्रस्तुत कर सकें और आपके लिए एक आदर्श रूप में आपके इस कक्षा शिक्षण को उपयोगी बना सकें। हमारा एक लक्ष्य है, आप हमारे केंद्र में हैं और आपका भी यह उद्देश्य होता है कि हम भी अपने शिक्षकों के द्वारा बतलाए गए, सिखाए गए ज्ञान की उचित ज्ञान का उचित अनुप्रयोग कर उन्हें उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों या उनके द्वारा समझाए गए पाठों की एक सुंदर अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकें, एक सुंदर लेखन प्रस्तुत कर सकें। हम दोनों का आपस में उद्देश्य रहता है। लेकिन कवि कह रहे हैं, जो लोग एकाकी होते हैं उनमें कोई उमंग नहीं आ पाती है, कोई भी उत्साह नहीं आ पाता है। यह बात यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि ने कही है। यह प्रश्न शिथिल करता पद को कि मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं है, मेरे लिए कोई भी व्याकुल होने वाला ही नहीं है और मुझे किसी के हित की सोचने की बात ही नहीं है। तो ऐसा सोचने का यह प्रश्न, ऐसा यह सोचना कब कह रहे हैं कि मेरे पद को क्या कर देता है, शिथिल कर देता है, मेरे पद को रोक देता है, भरता उर्मे विह्वलता है। और ऐसा सोचने से मेरे मन में क्या है, विह्वलता का आह्लाद होता है, या मान की मार्मिक पीड़ा होती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस प्रकार से यह दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है, इस जीवन का अंत हो जाता है। इसलिए हे मनुष्य, तू अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अस्थिरता को छोड़ दे और स्थिर बन जा और उस लक्ष्य की प्राप्ति को संभव बना दे। काफी सुंदर यहाँ पर प्रयास कवि का। तो मैं आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इन काव्य पंक्तियों के भावार्थ और निहित उद्देश्य को भली भांति समझ चुके होंगे। सौंदर्य बोध की जहाँ हम बात करें, काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य, यहाँ कवि ने समय को जीवन या जीवन को समय के रूप में परिभाषित किया है। यहाँ कवि ने रात जीवन के अंत, यहाँ कवि ने रात को जीवन के अंत का प्रतीक माना है। शिल्प सौंदर्य, भाषा, संस्कृत युक्त परिमार्जित हिंदी,
स्वच्छंद कविता, रस वियोग, श्रृंगार, अब वीर रस, अलंकार, चलता, ढलता, विवलता, विकल, चंचल। आपने देखा अंत्यानुप्रास, हर पंक्ति के अंत में जो है कहीं ना कहीं वही से एक से वर्ण यहाँ पर उपस्थित है, जहाँ पर अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास ये अनुप्रास अलंकार का एक भेद है। जल्दी जल्दी, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, गुण, माधुर्य, शब्द शक्ति, व्यंजना। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस प्रकार से कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने मनुष्य को यह सीख दी है कि वह अपने समय को व्यर्थ ही नष्ट ना करे, वह अपने जीवन के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर ले। मैं आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इन पंक्तियों के भाव को भली भांति समझ चुके होंगे और वे इन पंक्तियों के भाव वार्थ को अपनी भावाभिव्यक्ति के अनुरूप लिखने में समर्थ हो चुके होंगे। हम चलते हैं इस कविता के प्रश्न अभ्यास की ओर। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1, कविता एक ओर जगजीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत से लगते इन कथनों में क्या आशय है? आपने देखा आत्मपरिचय कविता की प्रथम पंक्ति में कवि ने मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ कहा है और फिर आगे चलकर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ कहा है। सामान्य रूप से कवि के दोनों कथन विपरीत से लगते हैं, किंतु उसके ये कथन वस्तुतः विपरीत न होकर विरोधाभासी हैं। कवि अपनी प्रथम पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहता है कि मैं इस संसार को अत्यधिक प्रेम करता हूँ, इसलिए उसके दुख, पीड़ा और समस्याओं को समाप्त कर सब प्रकार से उसको सुखमय और आनंदपूर्ण बनाकर उसका कल्याण करना चाहता हूँ। उसके कल्याण की चिंता एक पल के लिए मेरे भी मस्तिष्क से नहीं निकलती है। कवि अपनी अगली पंक्ति में मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ मैं यह कहना चाहता है कि मेरी प्रेमपूर्ण बातें और व्यवहार इस स्वार्थी संसार को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, अतः वह कदम कदम पर मेरा विरोध करता है, किंतु मैं कभी भी उन विरोधों पर ध्यान नहीं देता और अपनी राह चलता जाता हूँ। इस प्रकार स्पष्ट है कि कविता में प्रयुक्त दोनों बातें विपरीत भावार्थ वाली नहीं हैं। हाँ, उनमें विरोधाभास अवश्य दृष्टिगत होता है, दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में ये दोनों बातें विपरीत नहीं बल्कि एक ही बात के दो पहलू हैं। प्रश्न नंबर 2, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? मैंने आपको बताया था इस संसार में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों निवास करते हैं और दोनों का संसार को देखने समझने का अलग अलग दृष्टिकोण होता है। यहाँ ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही संसार के सत्य, परमात्मा और मोक्ष को पाना चाहते हैं, किंतु उसको पाने की अनिवार्य शर्त का पालन कर कोई नहीं करना चाहता, न ज्ञानी और न अज्ञानी। सांसारिक लोभ, लालच,
सुखोपभोगों रूपी दानों से ललचाया व्यक्ति कभी भी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि उसे सत्य को पाना है तो उसे सांसारिक सुख उपभोग रूपी दानों का लालच त्यागना ही पड़ेगा। अज्ञानियों की बात यदि छोड़ भी दें, यहाँ तो ज्ञानी कहलाने वाले भी इस वास्तविकता को जानते हुए भी सांसारिकता में लिप्त रहकर ही सत्य को पाने का निरर्थक प्रयास करते हैं। वे यह निरंतर भी प्रयास करते हैं। वे निरंतर प्रयत्नशील रहकर भी सुख उपभोग के चक्कर में स्थिर बने रहते हैं। जहाँ अज्ञानी रहते हैं अर्थात अपने लक्ष्य के समीप न पहुँचने वाले लोग भी इस संसार के प्रलोभनों को अपनाना चाहते हैं और वे उनका ऐसा करना उन्हें अपने लक्ष्य से दूर ले जाना है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। कवि कहते हैं कि नादान वे लोग हैं जो कि यहाँ पर अपने लिए क्या है सही ठिकाना ढूंढते हैं। यदि देखा जाए तो वास्तव में यह ठिकाना केवल काल्पनिक है। ये क्षणिक सुख देने वाला है, लेकिन वास्तविक सुख तो परमात्मा के समीप या मोक्ष प्राप्ति में ही है। प्रश्न नंबर 3 में और जग और कहाँ का नाता पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने और शब्द के प्रयोग द्वारा यमक अलंकार के चमत्कार को प्रदर्शित किया है। यहाँ प्रथम तथा तृतीय और का अर्थ दूसरा अलग है, जबकि द्वितीय और का अर्थ समुच्चय बोधक तथा है। इस प्रकार यहाँ और शब्द की आवृत्ति होने और उनके अर्थ अलग अलग होने के कारण यमक अलंकार है। इसके साथ ही कवि ने और शब्द के द्वारा इस संसार में अपने पार्थक्य अथवा भिन्नता को भी दर्शाया है। कवि ने यहाँ स्पष्ट किया है कि मेरी सांसारिक सुख उपभोगों के प्रति कोई आसक्ति नहीं है और यह संसार सुख भोग में डूबा रहता है। इस प्रकार मैं कुछ और अर्थात अनासक्ति रहकर आसक्ति रहित होकर आसक्ति रहित होकर जीवन जीता हूँ और यह संसार कुछ और अर्थात आसक्तिपूर्ण भी है। अतः भिन्न स्वभाव और भिन्न प्रवृत्ति होने के कारण इसका और मेरा कोई नाता नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 4 शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। शीतल वाणी में आग के होने का जो अभिप्राय है मैंने अगर आपने ध्यान दिया होगा उन पंक्तियों के माध्यम से भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। पंक्तियों का कहना मेरी वाणी में विनम्रता है, लेकिन विनम्रता इस ऐसी विनम्रता नहीं है जिसका कोई उपयोग कर सके, जिसका कोई गलत फायदा उठा सके, अनुचित उपयोग कर सके। मेरी वाणी में आग है अर्थात मैं उत्तेजक और अभद्र भाषा का प्रयोग न करके सभ्य और शालीन मधुर वाणी का ही प्रयोग करता हूँ। फिर भी मैं उस मधुर वाणी के द्वारा अपने आक्रोश को व्यक्त अवश्य कर देता हूँ, चाहे वह आक्रोश व्यवस्थाओं के विरुद्ध हो अथवा प्रेम के मार्ग में बाधक बने लोगों के प्रति हो। प्रश्न नंबर 5 बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। आपने अभी प्रस्तुत कविता बच्चे प्रत्याशा में होंगे पंक्ति पढ़ी थी, उसका भाव ध्यान दिया होगा। तो प्रातः होते ही पक्षी अपने भोजन की तलाश में अपने घोंसलों से दूर क्षेत्रों की ओर निकल पड़ते हैं। उनके बच्चे उड़ नहीं पाते, वे घोंसलों में ही रह जाते हैं। उनके लिए उनके माता पिता संध्या समय दाना लेकर लौटते हैं। वे बच्चे सारा दिन अपने माता पिता के लौटने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। संध्या समय माता पिता की प्रतीक्षा की उनकी उत्कंठा अपने चरम पर पहुंच जाती है। अतः वे बार बार घोंसलों से अपना सिर बाहर निकाल कर झांकते हैं कि उनके माता पिता दाना लेकर वापस आ रहे हैं अथवा नहीं। प्रश्न नंबर 6 दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता में समय की यह विशेषता बताई गई है कि वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता वरन एक समान गति से प्रवाहमान रहता है।
समय की यह विशेषता ही जीवन को गतिमान बनाती है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी समय के समाप्त होने के भय से अपने कार्यों को अथवा लक्ष्य प्राप्ति के प्रयासों को और तेजी से करता है, और वह जीवन की इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रयासरत रहता है। तो मैं आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इन प्रश्नों के उत्तर को भली भांति समझ चुके होंगे और वे अपनी भावाभिव्यक्ति को लिखित अभिव्यक्ति देते हुए इन प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखने में समर्थ हो जाएंगे। मैं यह भी आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी अपने इन प्रश्नों को स्वतः समझकर अपनी लेखनी द्वारा अपनी स्वयं की अभिव्यक्ति से देकर इस कविता की भावपूर्ति एवं अभिव्यक्ति ग्रहण क्षमता का एक सच्चा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। इसी आशा से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।